Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about internal democracy in Indian political parties. ये जो टॉपिक डिस्कशन है इट इज हेल्पफुल फ्रॉम जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड चुनने की बात हो गई या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए टिकट एलोकेशन की बात हो गई, ये सारे जो फैसले हैं अगर वो पार्टी के मेंबर्स के राय विचार से कंसेंसस से लिए जाए, सबके ओपिनियन को ध्यान में रख करके लिया जाए, तो फिर कहा जाएगा कि उस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है। सारे फैसले, महत्वपूर्ण फैसले जब पार्टी के हर एक मेंबर से कंसल्ट करके लिया जाए, डेमोक्रेटिक तरीके से लिया जाए, तो फिर कहा जा सकता है कि दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी प्रैक्टिसेस इंटरनल डेमोक्रेसी। बट ऐसा इन जनरल होता है नहीं भारत के अंदर। वहाँ पे सारे जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं पार्टीज के, उनके ओपिनियन रेस्पेक्ट नहीं किए जाते बिफोर टेकिंग एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन। इसी कारण से ये आर्टिकल में भी बात की गई है कि इंडियन पॉलिटी के अंदर देखा जाता है कि इंडियन पार्टीज इन जनरल डू नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। होता क्या है कि हर एक पार्टी में या तो कुछ टॉप मोस्ट लीडर होते हैं जो एक पर्टिकुलर परिवार से आते हैं, डायनेस्टिक लीडरशिप होती है इन जनरल, और वही सारे मेजर फैसले लेते हैं। अगर डायनेस्टिक लीडरशिप नहीं भी है टॉप मोस्ट, तब भी कुछ एक टॉप मोस्ट लीडर होते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी में जो सारे महत्वपूर्ण फैसले ले लेते हैं, उनको हाई कमांड कहा जाता है। और जो नीचे सो कॉल्ड हायरार्की में नीचे लेवल के जो वर्कर्स हैं पार्टी के अंदर, उनके ओपिनियन का कोई रेस्पेक्ट नहीं होता। इंटायर पॉलिटिकल पार्टी इज reduced into वन मोनोलिथिक ब्लॉक। ये पूरे पूरे फैसले एक साथ होंगे, उसमें कोई इंटरनल डिबेट डिस्कशन के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं रहता। भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखा गया है इन जनरल इंटरनल डेमोक्रेसी मिसिंग होती है। कारण क्या है? फैक्टर्स दैट हैज लिमिटेड इनर पार्टी डेमोक्रेसी इन इंडिया। सबसे बड़ा कारण है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके अंतर्गत अब जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको पार्टी के विप के हिसाब से, ये जो विप का कॉन्सेप्ट है आपने पॉलिटी के क्लासेस में पढ़ा होगा कि हर एक पार्टी का अपना एक विप होता है। एक मेंबर को पार्टी अपना विप डिक्लेयर कर देती है और फिर विप जैसे कहता है सारे पार्टी के मेंबर्स को, पूरे पार्टी के मेंबर्स को उसी हिसाब से वोट करना होता है ऑन एनी इंपॉर्टेंट इशू इन द लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई या यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हो गए, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्टी का अपना एक विप होता है और विप जैसे कहता है वैसे ही सारे पार्टी के मेंबर्स को वोट करना होता है। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो फिर माना जाएगा कि द मेंबर्स हैव डिफेक्टेड और उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा करके उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ का, एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक पार्टी जो विप अपॉइंट करती है, कहीं ना कहीं इसने जो पार्टी के मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स हैं, उनके ओपिनियन का इम्पोर्टेंस खत्म कर दिया है। एक बार विप इशू हो गया, उसी हिसाब से सारे मेंबर्स को वोट करना है या अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं। सो इंटरनल डिबेट डिस्कशन का स्कोप खत्म हो जाता है विथ वेरी स्ट्रिंजेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विप and anti-defection law is sometimes criticized for turning down a political party into one monolithic block। सारे के सारे मेंबर्स एक जैसी ही बातें करेंगे, एक जैसा ही
वोट करेंगे, उनके बीच में जो जेन्युइन डिबेट, डिस्कशन, डिफरेंसेस होने चाहिए, विच इज कोर फंडामेंटल फॉर एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो मिसिंग होता है। फिर हमने देखा वन रीजन वाई इनर पार्टी डेमोक्रेसी इज मिसिंग, क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वहां पे जो करंट लीडर्स हैं, दे आर representing a particular family, coming from a particular family only. तो जब टॉप मोस्ट करंट लीडर्स एक पर्टिकुलर फैमिली से आ रहे हैं, तो फिर वहां पे, और ये सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आप आरजेडी ले लीजिए, आप और भी पार्टीज, जितने भी पार्टीज हैं आप ले लीजिए, चाहे वो शिवसेना ले लीजिए, हर जगह आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, जहां पे जो करंट लीडर्स हैं दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली। वो जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, चाहे वो कैपेबल हों या ना हो, वो टॉप पे बने रहेंगे बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली। और जो हायरार्की में लोअर साइड में लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्टी के मेंबर्स हैं, चाहे वो कितने भी कैपेबल हों, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। और जो हायरार्की में लोअर साइड के लीडर्स हैं, उनको उस टॉप मोस्ट लीडर जो एक पर्टिकुलर फैमिली से आ रहा है उसकी बात माननी होती है। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज अ रीजन बिहाइंड मिसिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। उसके अलावा हाई कमांड का कॉन्सेप्ट, जिन पार्टियों के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पे भी आप देखोगे कि दो चार लोग रहते हैं टॉप पे, उनको हाई कमांड कहा जाता है, और वो सारे फैसले लेते हैं किस स्टेट में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, या फिर ओवरऑल प्रधानमंत्री, अगर वो पार्टी जीत गई तो प्रधानमंत्री पद किसको जाएगा, ये कुछ लोग मिलकर के फैसला कर लेते हैं। नॉट ऑल पार्टी मेंबर्स आर कंसल्टेड। और ये जो हाई कमांड का कॉन्सेप्ट है, इट मेनली अराइजेस बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी कल्ट। हमारे देश के अंदर हीरो वर्शिप का अप्रोच है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी कुछ लीडर्स को हम हीरो बना देते हैं, फिर उसकी पर्सनालिटी को लेकर के ही हम अपने ओपिनियन को सेव करते हैं। तो समटाइम्स लीडर्स, political leaders become bigger than political parties, and then the entire political party starts to arrange itself around that particular leader because of this hero worship and personality cult. और नेचुरली जब एक बार एक या दो इंडिविजुअल जो हैं वो पार्टी से भी ज़्यादा बड़ी अपनी पोजीशन या स्टेचर एंजॉय करने लगते हैं, तो फिर पार्टी के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो मिसिंग होगा ही। ऐसे लीडर्स की बातों को कौन काट पाएगा। उसके अलावा कोई कानून नहीं है जो पार्टीज के विदिन डेमोक्रेसी को इंश्योर करा पाए। एक दो बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या लॉ कमीशन ने सजेस्ट जरूर किया है कि पार्टीज को टाइम टू टाइम इंटरनल इलेक्शंस कराने चाहिए अपने प्रेसिडेंट चुनने के लिए या अपने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, लेकिन कोई अलग से कानून नहीं है। क्या किया जा सकता है, हाउ इनर पार्टी डेमोक्रेसी कुड बी प्रमोटेड? एंटी डिफेक्शन लॉ में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि विप का कॉन्सेप्ट या डिफेक्शन तभी माना जाए और डिफेक्शन बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन तभी किया जाए ऑफ मेंबर्स जब किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे वो डिफर करें। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वो पार्टी के इन जनरल ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर के वोट कर दें, तो सम इंपॉर्टेंट इश्यूज पे ही एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए। एक इस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड किया जा सकता है। हर मामले में एंटी डिफेक्शन लॉ को एप्लीकेबल बनाने से और व्हिप का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल लगाने से इनर पार्टी डेमोक्रेसी विल नेचुरली सफर। उसके अलावा हर एक पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कंपलसरी किया जा सकता है कि हर एक कुछ दिनों पे, 2 साल 3 साल पे विद इन द पार्टी इलेक्शन होना चाहिए और उनके प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द पार्टी चुने जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा एम्पावर किया जा सकता है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि किस हर एक पार्टी के अंदर प्रॉपर डिबेट डिस्कोर्स के साथ ही फैसले हो रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है। कंक्लूजन में इस तरीके का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम आर द पॉलिटिकल पार्टीज,
पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक तरीके से रन नहीं होंगे तो फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक नहीं माना जा सकता। तो जब पार्टी ही डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, सब लोगों के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, तो फिर वो पार्टी अगर पावर में आ गई तो वो कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से बिहेव करेगी, कैसे सब लोगों का ध्यान, सब लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करेगी? नहीं कर पाएगी। सो पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी मैनेज्ड इन डेमोक्रेटिक मैनर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक कल्चर परमिएट्स इन द कंट्री। अब ये करंट आर्टिकल पे आते हैं। ये जो आर्टिकल है, इट इज एन इंटरव्यू ऑफ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत साहब। तो उसी में उनसे पूछा गया है कि क्या किया जा सकता है इनर पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। तो इस पे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत साहब कहते हैं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो है पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने का, एज फार एज रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न्ड, या फिर उनको इलेक्टोरल सिंबल असाइन करने की बात जहां तक है, यहां तक इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट कर सकता है। बट इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है जिससे वो ये इंश्योर करा पाए कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटिक डिसीजन हो। इनफैक्ट 2002 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया इलेक्शन कमीशन को कि यू प्लीज डोंट इंटरफेयर इन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द पार्टीज। तो इस कारण से इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी काफी लिमिटेड है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट तो करती है ऊपर ऊपर से, लेकिन उनके विदिन फंक्शनिंग कैसे हो रही है, कैसे उनके अंदर फैसले लिए जा रहे हैं, वहां पे इलेक्शन कमीशन के पास कुछ खास पावर है नहीं इसको इंश्योर कराने का कि विदिन द पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो। अभी जो तमाम डिस्कशन हमने किया है, इसके बेसिस पे ऐसा आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड जो सवाल आते हैं, द मोस्ट पर्टिनेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिक्स टुडे इज लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, कमेंट, ऐसा सवाल आ सकता है। जो भी डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे आंसर बिल्ड किया जा सकता है आराम से। आप पहले खुद से बिल्ड करने की कोशिश करें एंड देन यू कैन रीड माय आंसर। तो थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इट्स 255th रिपोर्ट रिकमेंडेड कि इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी शुड बी मेड प्री कंडीशन फॉर देयर रजिस्ट्रेशन। ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मेरे आंसर से मिल जाएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ओपेक प्लस ग्रुप। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ओपेक प्लस के बारे में समझने से पहले ओपेक के बारे में समझते हैं। OPEC stands for Organization of the Petroleum Exporting Countries। नाम से जैसा समझ आ रहा है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मेनली जो मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं, उन्होंने मिल करके ये ग्रुप बनाया होगा, ओपेक ग्रुप। देखते हैं इसके बारे में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि दुनिया के कुछ देश की सरकारों ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इसका हेडक्वार्टर है इन वियना, ऑस्ट्रिया। इसको 1960 में बनाया गया था। इसके इनिशियल जो फाउंडर मेंबर कंट्रीज थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला। बेसिकली जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे उन्होंने मिलकर के ओपेक ग्रुप बनाया। विथ टाइम मोर एंड मोर कंट्री ज्वाइंट इट। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इसके अंदर तो 15 मेंबर हो गए थे ओपेक के अंदर, 5 से बढ़कर के। इनिशियल तो 5 फाउंडिंग मेंबर थे, फिर बढ़कर के 15 मेंबर हो गए, बट सम कंट्रीज हैव लेफ्ट द ग्रुप ऑल्सो। अंगोला, अफ्रीकन कंट्री, इज द लेटेस्ट वन टू लीव दिस ओपेक ग्रुप। अंगोला विड्रू इट्स मेंबरशिप फ्रॉम ओपेक फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो आज के डेट में अगर बात की जाए तो ओपेक के अंदर 12 मेंबर कंट्रीज हैं। ओपेक ग्रुप करता क्या है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइसेस आर मेनली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। अब आप ही सोचिए, अगर सारे के सारे जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ये खूब सारा ऑयल प्रोड्यूस करने लगे,
बिना आपस में कोऑर्डिनेशन के। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे ऑयल का प्राइस क्रैश हो सकता है, जिससे ये सारे देशों को नुकसान हो सकता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ओपेक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां ये तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि ऑयल का सप्लाई वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से मैनेज करें, सो दैट दे कुड अवॉइड एनी डिक्लाइन इन द ऑयल प्राइसेस इन ग्लोबल मार्केट। यही मेन मकसद है ओपेक कंट्रीज का, आपस में कोऑर्डिनेट करना कि कितना सप्लाई रखना है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का, ताकि प्राइसेस क्रैश ना हो। अब जब ओपेक के बारे में पढ़ लिया है, तो लेट अस सी अबाउट ओपेक प्लस ग्रुप ऑल्सो। देखिए, ये एक आप कह सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुप बना साल 2016 में। साल 2016 में ऑयल प्राइसेस में काफी स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद कुछ और देश जो ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर हैं, बट ऑफिशियली पार्ट नहीं थे ओपेक का, उन्होंने भी ओपेक को ज्वाइन किया, बट नॉट फॉर्मली, बट एज एन एडिशनल मेंबर। तो एक एक आप कह सकते हैं कि एक लार्जर इनफॉर्मल ग्रुप बना, जिसमें 10 और मेंबर्स ने ओपेक कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट किया और एक लार्जर ग्रुप बनाया, ओपेक प्लस। So 10 other major oil producing countries, rather than directly joining OPEC group, they created a larger informal group जिसको नाम दिया गया OPEC प्लस। OPEC प्लस में 12 OPEC कंट्रीज तो हैं ही, प्लस 10 और मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण देश है रसिया। उसके अलावा बाकी अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, साउथ सूडान, सूडान जैसे देश हैं। तो OPEC Plus, as I told you, was created in late 2016 because of falling oil prices. तो फिर जो देश ओपेक का हिस्सा नहीं थे, वो भी साथ में आए और मिल करके एक लार्जर ग्रुप बनाया, ओपेक प्लस। और अब ओपेक प्लस बहुत सारे मामलों में मिल करके फैसला लेते हैं रिगार्डिंग ऑयल सप्लाई एंड इट्स प्राइसेस। अगर देखा जाए ओपेक कंट्रीज के बारे में, तो दे होल्ड कलेक्टिवली 80% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व। उसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। तो ये पीटी पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व इज विथ दिस साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरबिया। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में इजराइल और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी काफी बढ़ गई है। पहले इजराइल ने लेबनान में एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है हिजबुल्ला ग्रुप, उस पे अटैक किया। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि हिजबुल्ला इज पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय ईरान। तो ईरान ने एक लार्जर ग्रुप बना रखा है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका मेन लक्ष्य है इजराइल को कर्ब करना, उसके अग्रेशन को कर्ब करना। उसमें ईरान, उसके अलावा हिजबुल्ला ग्रुप ऑफ लेबनान, हूती शियाज ऑफ येमेन, ये सब मेंबर हैं। तो इजराइल ने हिजबुल्ला ग्रुप के ऊपर अटैक करना शुरू किया। उसमें क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले पेजर एक्सप्लोड करने लगे थे, फिर सोलर डिवाइसेज एक्सप्लोड करने लगे थे। उसके बाद इजराइल ने सीधे सीधे मिसाइल अटैक्स भी किए लेबनान के अंदर हिजबुल्ला ग्रुप पे। उनमें उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स को भी मार दिया। तो ईरान ने फिर रिटेलिएट किया विथ सम एयर स्ट्राइक्स ओवर इजराइल। फिर इजराइल अब रिटेलिएट कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैसिव रिटेलिएशन करेंगे वो ईरान के अगेंस्ट। तो मुद्दा यह है कि वेस्ट एशिया में टेंशन का माहौल है अभी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान हैज एस्केलेटेड एंड देयर कुड बी अ फुल स्केल वॉर। और ऐसे हालत में हो सकता है कि ऑयल सप्लाई पूरी तरीके से क्रैश कर जाए, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं काफी बढ़ जाएं। इसको लेकर के ओपेक प्लस कंट्री जो हैं वो चिंतित हैं, एंड दे हैव कलेक्टिवली कम टुगेदर इन ऑर्डर टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओपेक कंट्रीज ने कहा है कि देखिए, अब
स्पेयर ऑयल कैपेसिटी तो है उनके पास, तो ऐसा नहीं है कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो उससे ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होगा। उनके पास ऑयल सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए कैपेसिटी है। इवन इफ ईरान कंप्लीटली शट्स डाउन इट्स प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स कन्फ्लिक्ट विथ इजराइल, कंपनसेट किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी स्पेयर कैपेसिटी हैं ओपेक कंट्रीज के, वो मेनली गल्फ रीजन में है और यहीं पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस कन्फ्लिक्ट के कारण स्पेयर ऑयल कैपेसिटी होने के बावजूद भी हो सकता है कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस स्काई रॉकेट कर जाए अप टू $100 पर बैरल। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द ओपेक कंट्रीज एज वेल एज मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Swachh Bharat Mission 2.0. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 समझने से पहले जो पहला स्वच्छ भारत मिशन लाया गया था, 1.0 कह सकते हैं आप उसको, उसके बारे में देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया मिशन, इसको लाया गया था ऑन 2 अक्टूबर 2014, गांधी जयंती के दिन इसको लॉन्च किया गया था कंट्री वाइड। इसका मेन लक्ष्य था कि भारत के सारे विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाए, ODF विलेजेस। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट किया जाए नेक्स्ट 5 ईयर। दैट वाज द टारगेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन। और 5 साल में यानी कि साल 2019 2 अक्टूबर तक ये लक्ष्य पूरा भी हुआ। भारत के जो 6 लाख विलेजेज हैं सब के सब को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया। 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए। सो विथ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, भारत ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया थैंक्स टू स्वच्छ भारत मिशन एंड इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर भारत सरकार ने साल 2021 में फैसला किया कि अब स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड वर्जन वो लेकर के आएंगे, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 साल में यानी कि साल 2026 तक भारत के शहरों को गार्बेज फ्री बनाया जाएगा, गार्बेज फ्री सिटीज बाय 2026। इसके लिए जितने भी लीगेसी डंप साइट्स हैं उनको ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जाएगा। लीगेसी डंप साइट्स क्या होते हैं? आपने शहरों के अराउंड देखा होगा, पेरीफेरी में ऐसा डंप साइट, डंप एरिया जहां पे काफी लंबे समय से शहर का गार्बेज डंप किया जा रहा है, इनको कहा जाता है लीगेसी वेस्ट डंप साइट। जहां पे सॉलिड वेस्ट काफी लंबे समय से डंप किया जा रहा है फॉर मेनी ईयर्स एंड दो सॉलिड वेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनट्रीटेड एंड हैव बीन मिसमैनेज्ड इन अनसाइंटिफिक मैनर। ऐसे डंपिंग ग्राउंड को कहा जाता है लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स। और इन तरह के डंप साइट्स को अब कन्वर्ट करना इनटू ग्रीन जोन, मतलब यहाँ पे गार्डन वगैरह बनाना है, प्लांट्स वगैरह लगाने हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 बाय 2026। क्या प्रॉब्लम है लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स की? दो मेजर इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ लीगेसी वेस्ट डंप साइट। एक तो हेल्थ इंपैक्ट है, क्योंकि इन डंप साइट से हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, मेनली मीथेन, जो आसपास के रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग डिजीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, एस्थमा, डायबिटीज करा सकता है। उसके अलावा इन डंप साइट से कुछ हार्मफुल केमिकल जो हैं वो लीच करके ग्राउंड वाटर में मिल सकते हैं, जो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं एंड दैट कैन डैमेज आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड लीवर। दूसरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ दिस लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स। ये डंप साइट्स जो हैं दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन सच एज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे ग्लोबल वार्मिंग को भी ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी कारण से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में लक्ष्य रखा गया है कि इन लीगेसी डंप साइट्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ग्रीन जोन। टोटल भारत के अंदर लगभग 1200 से भी ज्यादा इस तरह के डंप साइट्स का रेमेडिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 27% ऑफ देम हैव बीन नाउ रिक्लेम्ड, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रीन जोन्स आल्सो। तमिलनाडु
is the best performing state and it has highest number of remediated dump sites under Swachh Bharat Mission 2.0. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर एसएमईज. कल ही हम चर्चा कर रहे थे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री जी को कि एसएमईज लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए. और आज देखिए ये न्यूज आ भी गया, एसएमईज लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. भारत सरकार ने एसएमईज लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है. अपार्ट फ्रॉम एसएमईज, मराठी, पाली, प्राकृत एंड बंगाली, इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है. क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि ये क्लासिफिकेशन भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट किया साल 2004 में. और सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला तमिल को, फिर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया. उड़िया गॉट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014 और अब जाकर के इन 5 लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया इन क्लासिकल लैंग्वेज कैटेगरी. तो कल तो हमने देखा ही था ये सब. आज एक एडिशनल चीज देख लेते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिलने से क्या फायदा होता है. कल हमने देखा था कि क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किए जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए. तो एंटीक्विटी, पुराना होना चाहिए, ओरिजिनल ट्रेडिशन, इनहेरिटेड ट्रेडिशन होने चाहिए टेक्स्ट के, और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए लैंग्वेज, इनहेरिटेड मतलब बोरोड नहीं लगना चाहिए फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. ये सब कल हमने देखा था क्राइटेरिया फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज. लेट अस सी टुडे द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग क्लासिकल लैंग्वेज टैग. इससे क्या होता है कि जिस भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिल जाता है, फिर भारत सरकार इंश्योर कराती है कि उसमें 2 कम से कम एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाएं फॉर स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. इससे उस लैंग्वेज को और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, उसमें और स्कॉलर्स को मोटिवेशन मिलेगा टू राइट इन दैट लैंग्वेज. सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टैब्लिश किया जाए फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ताकि उस लैंग्वेज में और रिसर्च हो, उसमें और ज़्यादा रिच टेक्स्ट डेवलप किए जाए. इसके अलावा यूजीसी इंश्योर कराता है कि एक प्रोफेशनल चेयर हो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में. मतलब सरल भाषा में वो क्लासिकल लैंग्वेज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाएं. ये चीज इंश्योर कराता है यूजीसी वंस अ लैंग्वेज गेट्स द टैग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. और डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा. अगर एक बार किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया तो इसे संस्कृत के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान. तेलुगु कन्नड़ के लिए बनाया गया, तमिल के लिए बनाया गया है. अब एसएमईज के लिए भी हो सकता है कि यूनियन लेवल पे एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाया जाए. एसएमईज के लिए अब इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाएंगे 2 हर साल. सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा सकता है जहां पे रिसर्च हो एसएमईज लैंग्वेज की हिस्ट्री के ऊपर. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अब एसएमईज लैंग्वेज पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स को. ये यूजीसी इंश्योर कराएगा. तो ये सब फायदा होता है ऑफ गेटिंग क्लासिकल लैंग्वेज टैग. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चागोस आइलैंड. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. मेंस में कहीं पासिंग रेफरेंस में आप जिक्र कर सकते हैं बट सीधा सीधा नहीं आएगा. चागोस आइलैंड को देखते हैं बट उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं अबाउट मॉरिशस. सी, मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ आइलैंड्स मेनली इन द इंडियन ओशन. इट इज मेनली लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा कि कुछ सेट ऑफ आइलैंड्स हैं जो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में हैं. कलेक्टिवली दे आर नोन एज मैस्करीन आइलैंड्स. मैस्करीन आइलैंड्स इसमें आता है रीयूनियन आइलैंड जिसपे फ्रांस की सोवरेनिटी है, यहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल है. मॉरिशस आता है. उसके अलावा रॉड्रिक्स आइलैंड है जो थोड़ा दूर है इस मेन लैंड मॉरिशस से, बट दैट इज ऑल्सो अंडर सोवरेनिटी ऑफ मॉरिशस. ये कलेक्टिवली ये 3 आइलैंड्स कहे जाते हैं मैस्करीन आइलैंड्स. ये अफ्रीका से ईस्टर्न साइड में है मैस्करीन आइलैंड्स और मडगास्कर से नदर्न साइड में है. अगर बात की जाए मॉरिशस की तो इसका कैपिटल सिटी है पोर्ट लुइस. मॉरिशस, अपार्ट फ्रॉम सेवरल आइलैंड्स दैट मॉरिशस हैज अंडर इट्स सोवरेनिटी, देयर इज वन आइलैंड जिसका नाम है चागोस आइलैंड, जो यहाँ है कुछ.
ये मेन जो मॉरिशस के सेट ऑफ आइलैंड्स उससे काफ़ी दूरी पे है। ये चागोस आइलैंड जो है कई सालों से फॉर मोर देन 150 ईयर्स इट हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बिटवीन ब्रिटेन एंड मॉरिशस। ब्रिटेन का ने इस पे अपना एक्विजिशन बनाया हुआ था, जबकि मॉरिशस का कहना था कि ट्रेडिशनली दिस चागोस आइलैंड शुड बिलोंग टू मॉरिशस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट सो फार। मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है। इट इज हैविंग सीरीज ऑफ आइलैंड्स जिनको कहा जाता है आर्कीपेलागो। तो मॉरिशस इज मेड अप ऑफ आर्कीपेलागो, मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड्स। इट इज पार्ट ऑफ मस्करीन आइलैंड्स। ये सारे आइलैंड्स इस रीजन में जो लोकेटेड है दे आर नोन एज मस्करीन आइलैंड्स। अपार्ट फ्रॉम सेवरल आइलैंड्स दैट बिलोंग्स टू मॉरिशस, देयर इज वन आइलैंड नोन एज चागोस आइलैंड। इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन मॉरिशस एंड ब्रिटेन। चागोस आइलैंड के बारे में अगर देखा जाए तो चागोस आइलैंड भी सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये भी एक आर्कीपेलागो है, सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं। 60 से भी ज्यादा छोटे या बड़े आइलैंड्स हैं चागोस आइलैंड्स में, इसीलिए इट इज नोन एज चागोस आर्कीपेलागो। इट हैज बीन ट्रेडिशनली पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। इसको ब्रिटेन ने कैटेगराइज किया हुआ है एज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बिकॉज इंडियन ओशन में लोकेटेड है। As I told you, Chagos Island is disputed between UK and Mauritius. चागोस आइलैंड में ही ये सीरीज ऑफ आइलैंड्स में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है डियागो गार्सिया आइलैंड। डियागो गार्सिया पे यूएस ने, अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है। अब आप बोलेंगे कि सर ये मॉरिशस और यूके की लड़ाई में यूएस कहां से आ गया? तो असल में चागोस आर्कीपेलागो बिलोंग्स टू यूके सो फार। तो यूके ने 1966 में एक एग्रीमेंट करके अमेरिका को चागोस आइलैंड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, चागोस आर्कीपेलागो का जो सबसे बड़ा आइलैंड है डियागो गार्सिया आइलैंड, वो दे दिया अमेरिका को, और अमेरिका ने वहां पे अपना मिलिट्री बेस बना दिया। तो आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द पॉइंट सो फार। दिस सेट ऑफ आइलैंड्स नोन एज चागोस आर्कीपेलागो डिस्प्यूटेड बिटवीन मॉरिशस एंड ब्रिटेन। चागोस आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है, चागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है डियागो गार्सिया। और डियागो गार्सिया एक एग्रीमेंट के अंतर्गत यूके ने यूएस को दे दिया 1966 में, जहां पे यूएस ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया इन इंडियन ओशन। इस तरीके से यूएस इंश्योर्स इट्स प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। अब करंट न्यूज ये निकल करके आ रही है कि यूके एंड मॉरिशस हैव अराइव्ड एट ए पॉलिटिकल एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत यूके ने चागोस आइलैंड की सोवरेनिटी मॉरिशस को सौंप दी है, इंक्लूडिंग सोवरेनिटी ओवर डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस। तो अब चागोस आइलैंड नाउ ऑफिशियली बिलोंग्स टू मॉरिशस। अब अमेरिका को अगर अपने डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस को कंटिन्यू करना है तो इट विल हैव टू रिन्यू द एग्रीमेंट। जो पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया था यूके के साथ, अब उनको एग्रीमेंट करना होगा मॉरिशस के साथ। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 5th शेड्यूल से संबंधित जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर होगा इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट में आपको मैंने कहा था कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसीलिए ये 4th स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट आंसर वुड बी 1 2 3 ऑप्शन बी। Which of the following has been given classical language status most recently? कल तक तो सही जवाब था उड़िया, आज सही जवाब हो जाएगा एसएमईज। That's all from our side for today. Thanks for watching.